और चैप्टर नंबर हमारा 8 चल रहा है। ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की क्लास है। ठीक है, कल हमने मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ लिया था। किसी का कोई क्वेश्चन मल्टीप्लायर इफेक्ट में से? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? मल्टीप्लायर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या था? उसके दो फॉर्मूला थे, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये हमें बताता है कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, उस इन्वेस्टमेंट ने हमें कितनी जीडीपी बना के देना है, यही था। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? 1 डिवाइडेड बाय जितने भी विड्रॉल्स हैं, एमपीटी, फिर एमपीएस और एमपीएम। और इसकी अजम्पशंस वगैरह भी याद है आप लोगों को, इसकी लिमिटेशंस वगैरह भी? ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी? देखो, इसको YouTube पे देने का यही मकसद है, जो आज आप लोग यहाँ पे बैठे हो कम से कम वही लेक्चर कवर करके आओ। लेकिन आप लोगों ने वो लेक्चर कवर नहीं किया और अभी आज से तकरीबन पूरा 1 महीने के बाद आपका पेपर भी है। टुडे इज 16 है या 15 है? 16। 19 तारीख को पेपर है आपका, 19 अगस्त को पेपर है। मेरा ख्याल है कि 27-28 जुलाई के बाद आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। तो आप कैसे करोगे देख लो इसको। तो कब पढ़ना शुरू करोगे? देना है अगस्त में पेपर या नहीं देना? तो फिर कब पढ़ना शुरू करोगे? अगले साल? हाँ, 2023 में दे दो अगस्त में। फिर तो पढ़ना शुरू कर दो, अब टाइम खत्म हो रहा है आप लोगों के पास। ठीक है, तो जितने भी यूट्यूब पे इसके लेक्चर पढ़े हुए हैं उसको कवर जरूर कीजिएगा। कल संडे है, छुट्टियां जाया करके आ गए हो इतनी ज्यादा। ठीक है, अच्छा काम नहीं किया आप लोगों ने। सीए में छुट्टियां जाया नहीं करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं एक्सेलरेटर इफेक्ट। देखो, मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें क्या बताता है? अगर मैं एक इकोनॉमी में $1 इन्वेस्ट करूंगा, $1 इन्वेस्ट करूंगा, तो उस इन्वेस्टमेंट से कितना ज्यादा जीडीपी बनेगा, कितनी ज्यादा इनकम बनेगी। एक्सीलरेटर इफेक्ट उल्टा है। एक्सीलरेटर कहता है कि अगर आपने जीडीपी अचीव करना है, मैंने $3 का जीडीपी अचीव करना है, इस $3 के जीडीपी को अचीव करने के लिए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ट्राई करेंगे। उसको क्या कहेंगे? एक्सीलरेटर इफेक्ट। एक्सीलरेट करना किसे कहते हैं? तेज करना। एक्सीलरेट का मतलब क्या होता है? तेज करना। और रेस देते हो ना बाइक की, ऐसे यूं, वो एक्सेलरेट करते हैं ना। रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ मार्कर है भाई। तो हम लोग यहां पे थे। एक्सेलरेटर इफेक्ट क्या बताता है? एक्सेलरेटर इफेक्ट ये बताता है कि एक इकोनॉमी में अगर हमने $3 का जीडीपी बनाना है, तो उस $3 का जीडीपी अचीव करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। और एक्सेलरेटर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। आप लोगों ने इस चीज को समझने के लिए एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, यहां पे उलट है। इसी को वाइस वर्सा रेसिप्रोकल कर लो तो ये बनेगा। यहां पे जो डिनोमिनेटर में होगा वो डिक्टेट करेगा। इन्वेस्टमेंट यहां पे डिनोमिनेटर में, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट डिक्टेट कर रही है कि कितनी इन्वेस्टमेंट करूंगा उससे कितना जीडीपी बनेगा। और यहां पे डिक्टेट कौन कर रहा है? इनकम, कि अगर आपने कितनी इनकम बढ़ानी है तो उतनी इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, मिसाल के तौर पे 2021 है, 2021 का जीडीपी है $500 बिलियन, और 2021 में हमने इन्वेस्टमेंट की $90 बिलियन की। अब मैं चाहता हूं कि 2022 में जो मेरी इन्वेस्टमेंट हो उसका मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मैंने $555 बिलियन का हदफ अचीव करना है। मैंने 2022 में कितना जीडीपी बनाना है? $555 बिलियन का। नहीं समझ आ रहा यार? बाकी सारी क्लास ऐसी देख रही है यार। इसमें मेरा कसूर तो नहीं है, आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया यूट्यूब से, और आज वैसे भी क्लास आधी मिस है। बंदा क्या करे फिर? सीए में तो ऐसे नहीं करना चाहिए आप लोगों को। चलो, बहरहाल ऐसे टीचर डिमोटिवेट हो जाता है कि वो स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना चाहता है लेकिन पता ही नहीं होता किसी को। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये हमें कौन बताएगा?
ये हमें एक्सीलरेटर इफेक्ट बताएगा, और एक्सीलरेटर इफेक्ट को हम पास्ट प्रीवियस ईयर से निकाल के रखते हैं। जैसा कि 2022 के लिए हमें 2021 का चाहिए, लेकिन 2021 का एक्सीलरेटर निकालने के लिए हमें डेटा किसका चाहिए होगा? 2020 का। सपोज करते हैं जी 2020 में हमारा जीडीपी था $470 बिलियन, और हमारी 2020 में जो इन्वेस्टमेंट थी, खाली इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे एग्रीगेट डिमांड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? C प्लस आई प्लस जी प्लस NX। तो ये वाला जो फैक्टर है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये अभी कितनी है? 90। तब थी ये 85 बिलियन, तब ये 85 बिलियन थी। या इसको 65 कर लो, या इसको 75 कर लो, सिर्फ समझने के लिए। तो अब हमारे पास डेटा अवेलेबल है 2020 और 2021 का। इसकी मदद से हम एक्सेलरेटर इफेक्ट निकालेंगे 2021 का, और उसके अंदर हम 2022 को इंक्लूड कर लेंगे। तो कैसे होगा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो भाई इन्वेस्टमेंट कितना चेंज हुई है? $15 बिलियन, और इनकम कितना चेंज हुई है? $30 बिलियन। तो कितना आ गया? 0.5 0.5 आ गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ये भी लिख सकते हैं। ऐसा है या नहीं है? ठीक है। अब इसी को हम बेस बना के यहां पे कैलकुलेट कर सकेंगे। हमें कितना इनकम चाहिए? चेंज इन इनकम कितना हुआ? 55। तो 55 तो हमारे पास है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट नहीं है ना हमारे पास, एक्स कंसिडर कर लिया, और आंसर कितना है? तो वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू 0.5 इंटू 55। तो क्या आएगा? 55 का हाफ कर लें तो 23 आएगा, नहीं 27.5। 27.5 बिलियन हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। बात समझ में आई? अगर हम चाहते हैं 2021 में हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? $90 बिलियन। हम चाहते हैं कि 2022 में हमारा जो जीडीपी है वो $555 बिलियन हो। तो हम 2022 में कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे? 90 प्लस 27.5। तो टोटल कितना हो गया ये? 117.5। अभी हमें इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। खबरों में सुना होगा ना, हदफ पाकिस्तान ने इतना हदफ रखा, उसको अचीव कर लिया। वो हदफ इस तरह बनाते हैं। ये होता है एक्सेलरेटर इफेक्ट, जो कि हमारा खत्म हुआ। हाँ, तो और मैं क्या करवाऊं इसमें? ये इतनी ज्यादा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। अब आपने बुक से घर से जाके पढ़ना क्या है? एक तो वो आप लोगों के माइंड में आ गया। अब उसके बाद नंबर 2, एक्सीलरेटर इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने वहां पे दे दी है। आप लोगों को समझ आ गई ना? आप काइंडली जरा उसको पहले नोट डाउन कर लें। फोटो लेनी है, फोटो ले लें, उसको नोट कर लें, फिर इधर आते हैं असम्पशंस पे। जब नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। कल जितनी बारिश हुई है, लगता नहीं था कि आज धूप निकल आएगी। ऐसे फील हो रहा था थ्रू आउट वीक बारिश होगी, लेकिन आज धूप निकल आई, अच्छी खासी गर्मी हो गई आज तो। लेकिन इस सीजन में ना एसी कमाल कूलिंग करते हैं। हो गया? बॉयज का भी हो गया? तो एक रह गया, कर लो यार जरा जल्दी।
चलें जी, अजम्पशंस करते हैं कि एक्सेलरेटर इफेक्ट कब काम करेगा। इसी तरह हमने अजम्पशंस की थी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे काम करेगा। कितनी अजम्पशंस हैं बताती हैं? ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए, शाबाश। टैक्स रेट चेंज होना चाहिए या नहीं? बाकी आप बताओ, होनी चाहिए या नहीं? कंटिन्यूस स्पेंडिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए बेटा। कंटिन्यूस स्पेंडिंग होगी, जो पैटर्न पे आप एमपीसी है वो चेंज नहीं होगा, तभी एक्सेल मल्टीप्लायर इफेक्ट पूरा हो सकेगा। फिर उसके बाद क्या था? कांस्टेंट डेंसिटी टू कंज्यूम, हाँ ठीक है, उसी कंटिन्यूस स्पेंडिंग ही कहेंगे। फिर और क्या था? इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, प्राइस लेवल कांस्टेंट रहना चाहिए। इसी तरह एक्सेलरेटर की अजम्पशंस हैं, ठीक है, जो एक्सेलरेटर इफेक्ट में शामिल होती हैं। नंबर 1, कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशो। कोई बताएगा कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होती है? कितना पैसा लगा के कितने का माल बना? 10 लाख रुपया मैंने डाला, इनपुट रिसोर्सेज कितने के डाले? 10 लाख रुपए से। आउटपुट रिसोर्सेज कितने के निकले? 12 लाख के, 13 लाख के, 15 लाख के। इसे कैपिटल टू आउटपुट रेशो कहते हैं। यानी कि रेशो 1 और 1.5 की हो गई। अगर 10 लाख का माल डाला और कितने का आउटपुट निकला? 15 लाख का, तो 1.5 की रेशो। अदरवाइज 1.2 की रेशो। अगर 12 लाख का निकलेगा तो 1.2 की रेशो होगी। ये कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करूंगा उससे जितना आउटपुट आएगा वो सेम होना चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट पे आउटपुट कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये इसकी assumption है। दिस इज द बेसिक assumption फॉर एक्सेलरेटर प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस दोज गुड्स इज कांस्टेंट। कि जो आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर देखो मेरी पॉपुलेशन है 10 लाख, उस 10 लाख पॉपुलेशन को, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए की चीजें बनानी पड़ती हैं। अब हर साल मुझे कितने की चीजें बनानी है? अगर 10 लाख को पूरा करने के लिए 1 करोड़ की चीजें चाहिए, एक बंदे को पूरा करने के लिए कितने की चीजें चाहिए होंगी? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख, यानी कि 100 रुपए की चीज चाहिए। ऐसा ही है ना भाई? देखो जरा गौर से समझो ना, मेरी टोटल पॉपुलेशन है, मेरी टोटल पॉपुलेशन है 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 करोड़। और नहीं, टोटल पॉपुलेशन 10 लाख थी, 1 मिलियन है। और मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है जिससे मैं इनके लिए डिमांड जो ये करते हैं उनके लिए प्रोडक्ट बना देता हूं पूरे पाकिस्तान में? मिसाल दे रहे हैं ना, तो 10 मिलियन। तो 10 मिलियन का मतलब क्या हुआ? टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करेंगे, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो पर पर्सन कितना आ रहा है? 10 रुपए। मैं 100 रुपए कह रहा था। पर पर्सन कितना आ रहा है? 10 रुपए। ये रेशो है, यानी कि अगर मैं 10 रुपए लगाऊंगा तो एक बंदे की डिमांड के मुताबिक माल बना पाऊंगा। एक बंदा 1 साल में 10 रुपए खा रहा है, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बंदा 1 साल में 10 रुपए का खर्चा कर रहा है। ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बंदा 1 साल में 10 रुपए की चीजें खरीद रहा है। ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बंदा 1 साल में 10 रुपए की चीजें बेच रहा है। ठीक होगी ना बात? आपको याद है हम लोगों ने जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड पढ़े थे। वो तीनों मेथड थे एक ही चीज, लेकिन कभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लो, कभी इनकम को कैलकुलेट कर लो, कभी एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर लो, और कभी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। यही था ना? एक मार्कर 100 रुपए का है, आपने 100 रुपए का खरीदा, दुकानदार ने बेचा कितने का? 100 रुपए का। ऐसा ही है, आपने खरीदा कितने का? 100 रुपए का। वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो गया जो आप खरीद रहे हो। मेरा इनकम मेथड हो जाएगा, मैं इतने का बेच रहा हूं। रिवॉर्ड को निकाल लो तो वो फैक्टर मेथड हो गया, क्योंकि 100 रुपए में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड है ना। सेम इसी तरह यहां पे आ गया कि अगर पॉपुलेशन अब होगी 15 लाख, तो अब कितनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है मुझे? 1.5 करोड़। 15 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेशो तो सेम ही रहेगी ना 10 रुपए। तो 15 लाख को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी रेशो चेंज नहीं हो रही। ये इसका मतलब है कि कैपिटल टू आउटपुट रेशो पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी, तो हम सेम रेट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। और वो रेट क्या होगा?
₹10 है, ₹100 है या ₹200 है। रियल में ऐसे नहीं होता। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, ये सिर्फ किताबी बातें हैं। रियल में सिर्फ तखमीना लगाया जाता है, एक आइडिया लगाया जाता है, एक असेसमेंट होती है और वो असेसमेंट 70% की प्रोबेबिलिटी तक ठीक होती है। क्यूएम में प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो? क्यूएम ही नहीं पढ़ रहे आप लोग? पढ़ रहे हो? प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो 70% तक चांसेस होते हैं कि ये ठीक काम करेंगे, 30% में इसमें एरर आ सकते हैं। नंबर 2, एग्जिस्टिंग प्लांट्स आर ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ? जो मेरे पास एग्जिस्टिंग मशीन्स है ना, वो 100% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। अगर मुझे डिमांड बढ़ानी है कंज्यूमर की तो मैं क्या करूंगा? नई मशीन लेके आऊंगा। शाबाश। पहले मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है? 10 मिलियन की। इस 10 मिलियन में अगर अगला बच्चा पैदा होता है, मैं उसकी नीड को पूरा नहीं कर सकता। तभी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तभी तो जीडीपी बढ़ेगा ना भाई। ऐसा ही है ना? नहीं तो हमें अगर इसी से इन्वेस्टमेंट करने से हमारी जरूरियात पूरी हो रही है तो अगली इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिर हमें 27.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही क्या थी? कोई जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। ये इसका पर्पज है। फिर उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये भी अजम्पशन करनी है आपने कि रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब हम जीडीपी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो जिन रिसोर्सेज की मदद से जीडीपी इंक्रीज हो सकता है वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए ताकि हम ज्यादा पैसा लगा के रॉ मटेरियल खरीद सकें। मशीन के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं जाके मशीन को खरीद सकूं। सही है ना? ईशान साहब मशीन बेचो, आपको तानू नहीं बेचनी है, जाओ जिथों मर्जी ले लो। तो मैं क्या करूंगा? क्या इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा? तो फिर आप ऐसे क्यों हरकतें करते हैं? तो बेच दें चुप करके। नींद तो नहीं आ रही? पक्की बात है? नाश्ता किया हुआ है? क्या नाश्ता किया है? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि कुछ खाना बना के लाएंगी मेरे लिए। प्रॉमिस तो नहीं किया था, वैसे कहा था। नहीं प्रॉमिस किया था? अच्छा, हॉस्टल में मैं कैसे बनाती? ओह माय गॉड। चलें कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए और सेलर भी कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं कि आप इजराइल से मशीन नहीं खरीद सकते, आईटी इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, इंडिया से नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास पाकिस्तान में इंडियन करेंसी है ना, तो आप एक्सचेंजर के पास जाओ, होते हैं ना ये वेस्टर्न यूनियन वाले जिनसे डॉलर ले सकते हो, उसे जाके इंडियन करेंसी दो कि भाई मुझे पाकिस्तानी रुपी दे दे, वो नहीं देगा आपको, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होगी तो हो सकता है जो वो मशीन हो वो सिर्फ इंडिया ही बनाता हो सकता है या नहीं? वो सिर्फ इजराइल ही बनाता हो, इन दोनों के साथ हमारे ट्रेड टाइप्स नहीं है। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जहां से मर्जी जो मर्जी चीज खरीद लो। समझ आ गई बात की? फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ? आपके पास वो रॉ मटेरियल अवेलेबल होने चाहिए, आपकी लेबर के पास वो पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर कस्टमर की डिमांड चेंज होती है तो आपकी लेबर वो जो न्यूली प्रोडक्ट है उसको डेवलप कर सके, उसको प्रोड्यूस कर सके। जैसा कि जो आज से 30-40 साल पुराने घर बनते थे, आज भी घर वैसे ही बन रहे हैं। क्या मिस्त्री वही है? और मिस्त्री मर तो नहीं गए सारे? क्या कर रहा है? तकरीबन वही है बाबा। क्या सारे मिस्त्री मार दिए हैं? वे पुराने थे। हाँ बुजुर्ग हो गए, लेकिन जो मिस्त्री लोग होते हैं, जो एफिशिएंट मिस्त्री हैं, वो पुराने ही हैं। आज भी लोग उन्हीं से घर परवाने को प्रेफर करते हैं जो पुराने मिस्त्री हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको तजर्बा डज मैटर ना। डिजाइन चेंज हुआ तो डिजाइन चेंज होने के हिसाब से अल्लाह ने ब्रेन को मॉडिफाइड पैदा किया हुआ है। आपका ब्रेन भी मॉडिफाई हो जाता है अगर आप करना चाहो तो लोगों ने उसको चेंज कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया गोद से गोर तक इल्म हासिल करो। हदीस मुबारक है ना एक कि आपने गोद से जब तक आप पैदा होते हो, जब तक मर नहीं जाते, तब तक इल्म हासिल करते हो। इनका मतलब ये किताबें पढ़ना या स्कूलों में जाना नहीं है। वो फिर आपके कोई भी काम हो, आप एक वर्कशॉप क्यों नहीं चला रहे, आप पंक्चर का काम क्यों नहीं कर रहे? तो अगर कोई नई टेक्निक डेवलप हो जाती है पंक्चर लगाने की, तो आप वो भी कर लो। अब जैसा कि दुनिया वाले बना रहे हैं, टायर बना रहे हैं, ट्यूबलेस बन गया ना, एक और टायर बना रहे हैं, उसमें हवा भी नहीं होती, कुछ भी नहीं है उस टायर के अंदर, वो पंक्चर ही नहीं होता। तो अब पंक्चर वाला क्या करेगा? सपोज करते हैं मेरी पंक्चर की दुकान है, अगर वो टायर आम हो गए, ऑस्ट्रेलिया में चलना शुरू हो गए हैं, कनाडा में चल रहे हैं वो टायर, ज्यादा नहीं लेकिन चल रहे हैं, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है उनका, वो पंक्चर नहीं होगा, उसको आप
कुछ किलोमीटर है, 20-25 हज़ार किलोमीटर, उसके बाद चेंज करोगे सिर्फ, पंक्चर नहीं वो होता, वो फटता नहीं है, पंक्चर नहीं होता, इसी को चला रहे हैं वो। अब मेरी वो दुकान है पंक्चर वाली, मैं क्या करूंगा? और पंक्चर वाली पूरी दुनिया में दुकानें हैं, पूरी दुनिया में टायर पंक्चर होते हैं, बस्ट होते हैं। अब मैं क्या करूं अपने काम को? सर उससे रिलेटेड जो इश्यूज होंगे उसको फिर उस टायर में भी अल्लाह ने कोई ना कोई इशू डाल देना है। अल्लाह ने इस कायनात को चला के रखना है, किसी भी इंसान का रिस्क नहीं खत्म होने वाला। दुनिया बेशक रोबोटिक्स क्यों ना चले जाए, सारे के सारे रोबोट्स में फॉल्ट आना शुरू हो जाएंगे। वो जो लोग गाड़ियों के मैकेनिक थे वो रोबोट्स के मैकेनिक बन जाएंगे, वो रोबोट्स की ट्यूनिंग किया करेंगे। बाइक सही करवाने जाते हो ना, वो रोबोट्स को सही किया करेंगे। अभी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स आई हैं ना, आपने देखी है कोई चलते हुए यहाँ पे? मैंने नहीं अभी तक इलेक्ट्रिक बाइक चलते हुए देखी। सर एक स्कूटर इधर आता है फिर हाँ, वो इलेक्ट्रिक है सारा, यस तो अच्छी बात है। अच्छा, मैंने फिर देखा होगा डेफिनेटली उस स्कूटर को। सर फीमेल चलाती है वो, इधर जो है वो फीमेल चलाती है। नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है ना। आपको पता है आज से 20-25 साल पहले बाइक्स फीमेल बहुत ज्यादा चलाया करती थी, स्कूटियां होती थी। सियालकोट में बहुत ट्रेंड था इसका, ये मुझे मेरी वालदा ने बताया। मेरी वालदा कहती हम कॉलेज जाते थे, वहां पे अक्सर आया करती थी मोहतरमाएं ख़वातीन। अब तो ऐसा ट्रेंड ही नहीं है, अब तो बिल्कुल ऐसा ट्रेंड नहीं है। हो जाना चाहिए, अच्छी बात है यार। असल में ना लाहौर में तो आपको नजर आ जाएगा, जिन इलाकों से आप बिलोंग करते हो वहां पे तो नजर नहीं आएगा आपको बाइक चलाते हुए। वहां पे चले जाओ, पीछे लड़की शोखियां मारे होंगे साइडों पे। रियलिटी है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस हमारा माशरा भी तरक्की, इसको कई लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, वो कहेंगे औरत को घर पे बैठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं औरत को बहन मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी सारी औरतें मेरी बहन है, अल्लाह अल्लाह खैर से। अब मेरी बहन घर में साइकिल चला सकती है, आपकी छोटी बहनें साइकिल चलाती हैं, वो 3 पहियों वाली साइकिलें नहीं होती, चलाती थी ना बचपन में, सारे काम कर लेती थी। हमारे घरों में तो हमारी बहनें हमारे सामने बगैर दुपट्टे के भी आ जाती हैं। कुछ कहते हैं उनको कि मारते हैं, जूते उतार के मारते हैं हम लोग। कभी अपनी बहन को बगैर दुपट्टे के नहीं देखा होगा? देखा होगा ना हम लोगों ने, हमारी माओ को देखा हुआ है ना। तो बस इतनी सी बात है, ये नहीं कोई कहेगा यहाँ पे, इतना सा कर लो, अल्लाह अल्लाह खैर से। मेरे सामने एक मोहतरमा होती है, वो बगैर दुपट्टे की होती है, ठीक है मेरी बहन है, बात खत्म हुई, मैं क्या देखूंगा उसको? ईमान की कमजोरी मर्दों में है और डाल उन्होंने औरतों पे दिया हुआ है। हाँ, औरतों के राइट्स हैं, उनको बाउंड्री में रहना है, वो एक बाउंड्री डिटरमेंट है, इस्लाम ने की हुई है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो उसको अजीब ही तोड़ दिया, मोड़ दिया गया। तो आगे चलते हैं, हमारे यहाँ पे वही हिसाब है। वो मेरी तरह के ना 10-12 लोग जा रहे होते हैं गाड़ी में, नए नए मौलवी होते हैं मेरी तरह के, नए उन्होंने इस्लाम कबूल किया होता है। तो उन्होंने ये फर्ज बनाया होता है कि अगर हमने नामहरम को देख लिया, किसी फीमेल को देख लिया, तो हम अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे। अब चूंकि वो मेरी तरह के होते हैं, तो मैं अभी बैठा बैठा पबजी खेल रहा होता हूँ, साथ में कह देता हूँ अस्तगफिरुल्लाह। अब वो सारे पूछते कितने। दिस इज द कोर रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। ये रियलिटी बन चुकी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें हमारी माँ को हमें बताने की जरूरत है कि बेटा जितनी भी तुम मोहतरमाओं को देखेगा वो मेरे जैसी ही होंगी। हमारी माँ, आपकी माँ ने कभी बताया आपको ये? हमारी माँ नहीं बताती हैं, क्योंकि अब्बा उनको अलाउ नहीं करते होंगे, पता नहीं क्या है। हमारे ये शुरू से चलता आ रहा है ये। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको पता है आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हुकूमत में इतनी औरतों पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी जितनी आपको भी नजर आती हैं हमारे माशरों में। वहां पे औरतें निकाब करती थी, सिर्फ आगे ऐसे चेहरा नजर नहीं आता था। एक ये निकाब होता ना, एक ये वाला नहीं होता था, सिर्फ आगे चादर लटका लेती थी। इतनी इतनी चादर लटकाई होती थी, इतनी इतनी, ठीक है, ताकि आराम से चल फिर सकें, किसी में लग ना जाए। तब बाजार इतने क्राउडेड नहीं होते थे। अम्मा जान आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा अलैहिस्सलामुल्लाह मदद फरमाया करती थी जंग में जख्मियों को, करती थी या नहीं करती थी? अम्मा जान आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा अलैहिस्सलामुल्लाह एक वहाँ पे एक प्रोफेसर का काम करती थी। प्रोफेसर का मतलब टीचिंग का काम करती थी। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया, तो उसके बाद दीन का काम किसने किया? औरतों के लिए किसने किया? अम्मा जान ने अलैहिस्सलामुल्लाह, अम्मा जान सौदा अलैहिस्सलामुल्लाह ने किया।
तो उनको पूरे हकूक दिए जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे हकूकों को सल्ब कर लिया गया, सल्ब या जो भी रिजर्व कर दिया गया, और फिर उसको अजीबो गरीब इस्लाम में ढाल दिया गया। औरत ऊंची आवाज से बात ना करे, औरत ये ना करे, औरत वो ना करे, तो फिर बस ये काम कर लिया गया, जिसकी वजह से हमारा माशरा एक अजीब सी बदहाली में चला गया। अच्छा, इसका मतलब लड़के सारे ठीक होते हैं ना? आप कभी नीचे जाके देखना, मुझे बड़ा अफसोस होता है। सारे मेरे छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह तुम लोग बैठे होंगे ये दरमियान में, ऐसे सारे गोल गितारा बजा के बैठे होते हैं, चेयर लगी हुई है ना, नजरें उनकी वो नीचे बेसमेंट की तरफ होती हैं। मुझे इतना दुख हो रहा होता है उनको देख के, यार ऐसी कौन सी शक्ल होगी जो तेरी बहन की तरह नहीं मिलती होगी, या तेरी माँ की तरह की चीज नहीं होगी? सब सेम सेम है। अम्मा की भी आंखें ऐसी ही होंगी तकरीबन, किसी की छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, क्या है। और कभी लड़कों को देखा है आपने ऐसे दूसरे लड़कों को देखते हुए? नहीं, क्योंकि उसको पता होता है यार मेरे जैसी मिलती जुलती शक्ल है उसकी भी। ये हमारा माशरा, ये नहीं, जब तक हम अपने बॉयज़ को ट्रेन नहीं कर पाएंगे तो गर्ल्स को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। पहले बॉयज़ को, हम लोगों को खुद को चेंज होने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिएगा, तबलीग जो इस्लाम की होती है वो इंसान अपने नफ्स से स्टार्ट करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी से पूछा, तबलीग का बेहतरीन तरीका बताएं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ना तलवार निकालनी है ना अल्फाज निकालने हैं। अगर तू तबलीग का सबसे बेहतरीन तरीका पूछता है, ना तलवार निकलनी चाहिए, ना ही तेरी ज़ुबान से, ना मयान से तलवार निकले, ना ज़ुबान से अल्फाज निकले। मतलब समझ आई इसकी? आप अमल ऐसे करो, अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बना लो कि लोग ऑटोमेटिकली आपसे पूछें, भाई तेरा दीन कौन सा है, मैं तेरे दीन में कन्वर्ट होना चाहता हूँ। ये है तबलीग जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम अपनी लाइफ में करते आए। तो वापस आते हैं जी। क्रेडिट मनी इज कंसिडर्ड टू बी इलास्टिक। मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? मुझे पता होना चाहिए, पढ़े बगैर बता देना चाहिए। चलो अच्छा, मनी का क्या मतलब है? ऐसा पैसा जो उधार पे मिल जाए। अब आगे बताओ क्या हुआ। चलो इतना तो मैंने बता दिया ना। क्रेडिट मनी इज कंसिडर्ड टू बी इलास्टिक, मतलब हाँ बोल खुल के। मैं कोई डरते क्यों? मैंने कभी कोई डांटा कभी किसी को? कुछ भी बोल दो मेरी क्लास में, मैं कोई कहता ही नहीं कुछ। तो आज जुगते शुक्ते ना मारना तो तुम लोग एक्स्ट्रा ही जुगते मारना शुरू कर देते हो। फिर वो बबलू आज ही नहीं हुआ, इसको मिस कर रहा हूं। ओ भाई ऊपर देख ले यार, तो क्या पबजी खेल रहा है? तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, अगर आप बैंकों के पास कर्जा लेने जाओ तो आपको आराम से कर्जा मिल जाए। इलास्टिक है ना भाई, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो कर्जा मिल जाएगा। एमईसी पढ़ी है ना हमने, तो एमईसी लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हम बैंकों के पास जाएंगे और बैंक हमें आसान एक साथ पे क्या दे देंगे? लोन दे देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और अगर बैंक हमें आसान एक साथ पे लोन ना दें तो हम फर्दर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? नहीं। जैसा कि अभी की मैं मौजूदा बात करूं तो मौजूदा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना हो गया? 15%। इंटरेस्ट रेट कितना हो गया मौजूदा? अगर आप 1 करोड़ रुपए बैंक में रखवा देते हो तो आपको महीने का कितना पैसा मिलेगा? साल का 15 लाख। महीने का कितना हो गया? 15 को 12 पे डिवाइड कर दो, 1 लाख से ऊपर। तो बड़े लोग हैं भाई साहब जो ये काम कर रहे हैं। मैं अगर 1 करोड़, 1,25,000 मिलेगा। 1 करोड़ का घर आता है लाहौर में, 3 मरले का घर आता है लाहौर में 1 करोड़ का। उसका रेंट कितना होता है? ऊपर नीचे दोनों पोर्शन को दे दो तो 45,000 35,000 ये रेंट है उसका। तो मैं घर लूंगा या मैं बैंक में पैसा रखवाऊंगा? अब लोग ये कर रहे हैं, अब लोग ये कर रहे हैं कि 1,25,000 रुपया तो महीने का आएगा ना भाई साहब, टैक्स कट कटा के 1,10,000 मेरे अकाउंट में आ जाना है बगैर कुछ काम किए हुए। ऐसा कोई नहीं सोचता ना। चल रहा है अभी जिंदगी, अभी जिंदगी चल रही है। कलेक्टिव लोग चले गए ना इस पे। आप कलेक्टिव देखो ना, कम्युनिटी, हमारा मुआशरा। हम सूद के बगैर तो जिंदा नहीं रह सकते ना। आईएमएफ से लोन नहीं लेंगे तो जिंदा रहेंगे? नहीं रह सकते। हमारी कितनी टर्म्स हैं जो सूद के ऊपर होती हैं, तो हम उसके बगैर तो जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो ये एक बड़ी रियलिटी बन गई हुई है। सूद लेना एथिकल है या अनएथिकल है? आई टू भी पढ़ी रहे होगे ना यार। एथिकल है यार।
सर रिलीजियस नॉर्म के रिलीजियस नॉर्म के अगेंस्ट है, वो रिलीजियसली इलीगल है। वैसे एथिकल है भाई। क्या आप बैंक वाले सूद ले रहे हैं, अनएथिकल कर रहे हैं? हमारा सारा बैंकिंग सिस्टम इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो अनएथिकल है? नहीं, एथिकली है तो लोग अकाउंट ओपन करके ये सारे काम कर रहे हैं ना मेरे भाई। जैस कैश आपको पैसे देते हैं एडवांस, उसके बाद सर्विस चार्ज काट लेते हैं अंदर से, वो भी तो सूद ही है। वो क्या कर रहा है? यही कर रहा है ना। एथिकल हुआ कि ना हुआ, यूफोन सारे यही कर रहे हैं। आप उनसे एक्स्ट्रा कोई भी वो लेते हो, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं सर्विस चार्ज के नाम से, तो इंटरेस्ट ही है वो भी। आप उनका पैसा यूज करोगे 15 20 30 रुपए, वो आपसे सर्विस चार्ज लेंगे। तो एथिकल है या अनएथिकल है? एथिकल है। जो चीज मुआशरे में प्रिवेल कर जाए, प्रिवेल का मतलब सारे उसको मानना शुरू हो जाए, उसको क्या कहेंगे? एथिकल। अगर शान से आप मुझे खाना खिलाते हो, बाद में आप मुझसे फेवर लेते हो, तो वो एथिकल है अनएथिकल है? एथिकल है। बच्चे नहीं कहते मैंने रोटी खुआई थी ना, तेने मेरे अब्बू ने 50 रुपए देते थे ना, हो गया। खाना पक्का हो गया। मजाक कर रहा हूं बच्चे। तो समझ आई बात की? एक मुआशरे में जिसको अवामुन नास एक्सेप्ट कर ले, वो क्या बन जाता है? बेशक वो इलीगल क्यों ना हो। शराब पीना इलीगल है, देखा जाए तो अनएथिकल भी है। लेकिन जिन मुआशरों में ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो शराब को कोई नहीं कहती, तो वहां पे लीगल है, वहां पे एथिकल भी है। हालांकि बड़ी सख्त बदबू आती है शराब पीने से। मजहब कोई भी इजाजत नहीं देता, किसी मजहब में शराब की इजाजत नहीं है, हिंदुइज्म में भी नहीं है। नहीं है, ये सब अल्लाह के दीन है भाई। क्या हो गया? वो मॉडिफाई किया है ना। जुडिज्म है, जुडिज्म यहूदियत, उसमें भी शराब हराम है, क्रिश्चियनिटी में भी हराम है। उसके बाद पर्टिकुलर शराब तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में हराम करार दे दी गई ना। उससे पहले हजरत ईसा के दौर में क्या हलाल थी? अच्छा, ये बात कभी गौर नहीं की तुम लोगों ने? क्या हजरत ईसा अलैहि सलाम के दौर में शराब हलाल थी? हाँ, हलाल थी। अब सुनो जरा कौन सी। उस शराब की इंटेंसिटी बहुत कम होती थी। वो शराब, वो देखो, वो देखो, जो कुरान पाक में शराब का वर्ड नहीं है, ये शराब का वर्ड हम लोगों ने निकाला हुआ है। वहां पे मशरूब का वर्ड आता है, शराब का वर्ड हम लोगों ने निकाला हुआ है। ये गंदा वर्ड है, शराब का वर्ड एक गंदा वर्ड है। ऐसे कहते हैं ना कि जन्नत में भी शराब मिलेगी। जन्नत में क्या हमने मदहोश होना है? शराब मदहोश कर देती है ना, दीन दुनिया को भुला देती है। तो जन्नत में हम दीन दुनिया को भूलेंगे? जन्नत में तो अल्लाह को याद नहीं करेंगे। शराब, मशरूब का मतलब क्या था? अंगूरों का जूस, ठीक है, केले का जूस, केले तब नहीं थे शायद, उसका आम का जूस। और किस किस का जूस मिल रहा होता है? नहीं बन सकता। हाँ, बात ये अकल की बात की है, दूध में डाल लें, रियलिटी है। दूध में डाल लें। हाँ, कोई मदानी शदानी से कर सकते होंगे। वाकई में यार देखो, ऐसा ही है। आपको क्या लगता है जो अंबिया कराम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, लोग उनसे मजाक नहीं किया करते थे? ऐसे जो नबी होते हैं वो सबसे ज्यादा पोलाइट होते हैं। तो क्या सहाबा कराम, जितने भी सहाबा हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपसे कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोरे मुबारक में, और उससे पहले वाले, वो भी तो सहाबी होते थे ना, रसूल। तो वो क्या ऐसे नहीं कर सकते थे अपने टीचर से? नबी टीचर होते हैं ना यार। और वो ऐसे टीचर होते हैं जिनमें इंसानी ट्रेड के अलावा कोई अल्लाह पाक ने अपनी ट्रेड्स रखी होती हैं। वो आम इंसानों से बहुत ज्यादा रहम दिल होते हैं। उनमें जो माओ वाला फैक्टर है, माँ रहम दिल है ना सबसे ज्यादा, उनमें वो बहुत ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत इंकलकेट कर देते हैं। वो अल्लाह के हुक्म के बगैर जिंदगी नहीं गुजारते। ये आम इंसानों से अलग होते हैं वो इस लिहाज से। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही था वहां पे भी। तो उसकी इंटेंसिटी नहीं थी, लोग पागल नहीं हुआ करते थे, कम होते थे। लेकिन जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे मुबारक आया, तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर करके लोगों ने बड़ी सॉलिड शराब बना ली थी। तभी फिर वो भूल जाते थे सारे रिश्तों को, तब अल्लाह ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। और अभी की जो शराब है ये उससे ज्यादा इंटेंस है। तो इस वजह से जो क्रिश्चियनिटी है, जुडिज्म है, और उसके बाद बुद्धिज्म है, इन सब में हराम हो गई है, ऑटोमेटिकली सब में हराम हो गई। अभी तो इतने ज्यादा वो केमिकल आ गए हैं शराबों के अंदर कि आप तो 1 सेकंड के अंदर हैंगओवर में चले जाते हो। क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल का इंजेक्शन लगाओ, विद इन सेकंड, 1 सेकंड ऐसे अंदर इंजेक्ट ही करना गया बंदा। जो ड्रग है 1 सेकंड लगता है उसका।
वो आप पाउडर सूंघ लो, कोकेन सूंघो तो सही, जैसे ही वो आपके ब्रेन में जाती है फौरन हैंगओवर हो जाता है आपको, सेकंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो नैनो सेकंड में काम करती हैं, ऐसी तेज चीजें हो गई, पुराने वक्तों में ये नहीं थी। तो ये था हर दीन पाक है क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन मुबारक है। हाँ, लोगों ने उसमें मॉडिफिकेशंस की। देखो हाँ, स्लीपिंग पिल भी नशा, लेकिन स्लीपिंग पिल लेनी क्यों है ये एक अलग फैक्टर है ना। स्लीपिंग पिल से आप सो जाते हो, आप जानवर नहीं बनते, आप में गैरत रहेगी। शराब पीने से इंसान बेगैरत हो जाता है, ये फर्क है। ऐसी शराब भी है आपको हैंगओवर नहीं होता। पीना नहीं, मैं नाम भी लूं फिर तुम लोग पता नहीं क्या करोगे, रहने देते हैं। मिलती है, आराम से मिल जाती है आपको, मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। उसमें 8% अल्कोहल होती है, लेकिन ये, और वो सस्ती भी है, कोई इतनी महंगी है, बड़ी अच्छी, मजे की है, ठीक है। हाँ, मैं रोज पीता हूँ चेक की हुई है। द थिंग इज, क्या ब्लू कैन, मुझे नहीं पता, वो तो बारबी और कदों पीना हो, मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं, तू फतवा लगवा मुझ पे कोई और ही। तो वो मिलती है आराम से, पीसी से मिल जाती है, 800 रुपए का कैन आता है। एक मैं पार्टी पे गया था तो वहां पे अवेलेबल थी वो, तो वहां से मुझे ये सारा तजर्बा करने को मिला। तो उसका जो है वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड से एक ब्रांड है, पाकिस्तान में बनती है, मरी में बनती है, मरी ब्यूरी बनाती है उसको। चलो अच्छी बात है। तो उससे क्या होएगा, वो उससे हैंगओवर नहीं होता आपको, आप पी लो कुछ भी नहीं होगा आपको, लेकिन फिर भी वो हराम है। क्योंकि शराब का मेन काम क्या है, वो आपके न्यूरॉन्स को बेगैरत बनाती है। अल्लाह की पहचान गैरत से होती है, जो दीन है ना वो गैरत से फैलता है। गैरत का हरगिज ये मतलब नहीं है जो आप हम लोगों को पता है कि हमारी माएँ बहनें पर्दे में हों, ऐसे कर देंगे, कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। एक मर्द की गैरत का मतलब क्या होता है पता है किसी को? मर्द नहीं हो तो हम लोग बच्चे अभी छोटे छोटे बॉयज हो। एक मर्द की गैरत का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो हर इंसान को उस निगाह से देखे जैसे वो अपनी मां को देखता है। ये है उसकी गैरत। और ये कहां से आती है? ये हमारे अंबिया किराम से आती है। तो वापस आते हैं जी, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल की लिमिटेशंस क्या है? तो ये खत्म हो जाएगी आप में शराब पीने से, इस वजह से इसको मना फरमा दिया। टाइम लैग का पता चल गया था हमें कि भाई जिस तरह मल्टीप्लायर इफेक्ट का टाइम लैग होता है इसी तरह इसका भी टाइम लैग होगा। स्पेयर कैपेसिटी का पता चल गया कैसे? एक्सेलरेटर इफेक्ट क्या करता है? क्या हर टाइम हमारे जो रिसोर्सेज हैं 100% यूटिलाइज होंगे? क्योंकि अजम्पशन में पड़ा ना कि जो प्लांट है वो उतना ही माल बना रहा है जितना हमारी 10 लाख आवाम को चाहिए। ऐसा तो नहीं पॉसिबल होता। कई प्लांट विले भी पड़े होते हैं, कई प्लांट 100% यूटिलाइजेशन के ऊपर नहीं काम कर रहे होते। तो इसका मतलब स्पेयर कैपेसिटी जरूरी तो नहीं है कि हो, ऐसा है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट येट रीच्ड, मतलब कई ऐसी इकोनॉमीज हैं। पाकिस्तान में क्या फुल एम्प्लॉयमेंट रीच हो चुकी है? तो फिर इसमें तो एक्सीलरेटर इफेक्ट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि 100% यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, तभी हम नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी नए प्लांट लेके आएंगे, तभी नए प्लांट से हम नई चीजें बना पाएंगे। यही पढ़ा ना अजम्पशन में? नहीं समझ आ रही यार? आज आगे ना हर हाल में यूट्यूब पे जितने लेक्चर रहते हैं ना सब कवर कर लेना। मैं सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ा के खत्म कर रहा हूं, हालांकि मैंने चैप्टर आज खत्म करवाना था, इसी वजह से आपको दो बातों में लगा के रखा हुआ है। फिर उसके बाद कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इम्प्रैक्टिकेबल। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि भाई ये तो समझ ही नहीं आती, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो नहीं होगी हर दफा। सस्टेनेबल इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड, हमने ये भी अजम्पशन रखी हुई है कि हर साल कंज्यूमर गुड में सस्टेनेबल इंक्रीज आना चाहिए, सेम रेशियो से कंज्यूमर गुड बढ़े हर साल। ये भी पॉसिबल नहीं है। किसी साल बच्चे ज्यादा पैदा हो सकते हैं, किसी साल कम पैदा हो सकते हैं। मौतें भी तो वाकया होनी है, इंसान मरते भी तो है ना हर साल, तो वो कहां जाएंगे? वो तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहा। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि मरे हुए इंसानों को हम जो उससे डिमांड कम होती है और जो ज्यादा अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं किसी साल या किसी साल कम पैदा हो रहे हैं तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसकी लिमिटेशन है। इसी के साथ हमारा एक्सीलरेटर खत्म होता है। अब आता है मल्टीप्लायर, एक्सीलरेटर, इंटरेक्शन और फ्लक्चुएशन। ये कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। हम आगे जो कल करेंगे बिजनेस साइकिल करेंगे, कल से मुराद मंडे को, ठीक है, बिजनेस साइकिल करेंगे। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा करवा दूंगा, ये वाला, ये कोई इतना काम नहीं है। ये जो काम है ये वही वाला काम है, वो देखे ना वो वाला जो मैंने बना के दिया आपको, वही उन्होंने यहाँ पे किया, वो अलग अलग मेथड से, तो हम उसके साथ करते रहेंगे।
तो इंशाल्लाह मंडे को हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।